मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को दशहरे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। जिस तरह से भगवान राम ने सच्चाई की मदद लेते हुए बुराई पर जीत पाई, उसी तरह से सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सच्चे दिल से, सच्चे माइंड से हेल्प कीजिए। आप सच्चे माइंड से मेहनत कीजिए तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारा ज्ञान खुद ब खुद बढ़ता है। तो आप सभी को दशहरे की बहुत मुबारकबाद। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में, और हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आज 2016 में नाम रखा गया है, उसका नाम इंदिरा आवास योजना था। क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी या सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले फ्रंट पेज को देख लेते हैं। फ्रंट पेज में यही आर्टिकल आया हुआ है कि ग्राउंड अटैक इजराइल करने वाला। ये ग्राउंड अटैक हमास को कैप्चर करने के लिए किया जाएगा, जिसके द्वारा अटैक किया गया था इजराइल पर। और इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थी, जो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा उसका प्रशंसा की जाती थी, वो फेल कर दी थी। तो पहले हम देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल। ये मैंने मिंट के न्यूज़पेपर से निकाला है। तो इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में देख लेते हैं। देखो, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल जो है वो फ्रेश वाटर टर्टल है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन में डालेगा क्या इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल सी में रहने वाला रेप्टाइल है, तो वहीं गलत हो जाएगा। ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, ठीक है। ये मेनली रिवर्स में मिलता है, ये सी में नहीं मिलता है। ये गंगा में मिलेगा आपको, ठीक है, इंदस में मिलेगा, ठीक है, और महानदी में मिलेगा। ये मेनली जो मिलता है वो नॉर्थन इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, एंड साउथर्न नेपाल में मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल में, ये आईयूसीएन की लिस्ट में इंडेंजर्ड है। क्या है? आईयूसीएन की लिस्ट में इंडेंजर्ड है। और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। इस तरह से आप किसी के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है इसे आप पूरा लिख सकते हो। जैसे आईयूसीएन में ये इंडेंजर्ड है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। और हमारे शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। ये जो इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल है ये ओमनीवोर्स है। ये हर्बीवोर्स नहीं है, कार्निवोर्स नहीं है, ओमनीवोर्स है। मतलब ये मांस और घास फूस सभी पर डिपेंड होता है, हरियाली भी खाता है और मांस भी खाता है। तो इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल के द्वारा ये मैंने टर्टल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मतलब इन्फॉर्मेशन बताई कि इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल जो है वो रिवर में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लेना, मैं इसका आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा चैनल नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल का टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में नाम डालिए, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण चैनल खुलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये रिवर में पाया जाता है और ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। मैंने आपको ये बताई, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आईयूसीएन में क्या स्टेटस है इसका, और ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। ये गंगा, इंदस, महानदी और में पाया जाता है। ये मेनली नॉर्थन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथर्न नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये सबके नोट्स में जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बनाई गई थी? इसका मेन पर्पस था लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना, इंक्लूजन जिसे बोलते हैं हम, फाइनेंशियली इंक्लूजन लाना। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, स्मॉल क्रेडिट दिया जाता है लोगों को, ताकि वो अपने बिजनेस को उभार सकें, बिजनेस में ग्रोथ ला सकें। तो पहली बात क्या है कि ये रेगुलेट किया जाता है अंडर आरबीआई। जो आरबीआई का एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934, इन दो एक्ट के द्वारा आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें जो है
75% जो इसका पैसा होता है, जो मतलब जितना भी मान लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ का 75% पैसा जो है प्रियोरिटी सेक्टर में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ प्रियोरिटी सेक्टर क्या होता है। इसका 75 पैसा जो होता है वो प्रियोरिटी सेक्टर में जाता है। ये प्रियोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? देखो, प्रियोरिटी सेक्टर वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाते हैं, जो हमारी नेशन की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हें हम प्रियोरिटी सेक्टर कहते हैं। ये किसी एक्ट से नहीं आते हैं। प्रियोरिटी सेक्टर डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये याद रखना। ये डिसाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सेक्टर जो होते हैं क्रूशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो आरबीआई ने कुछ सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं एज अ प्रियोरिटी सेक्टर। उसमें से कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जो हमारे इंडिया में जीविका उपार्जन के लिए यूज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारे एक्सपोर्ट जो ग्रेन का हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमईज आता है, ठीक है, एजुकेशन आता है, ठीक है, और हाउसिंग एंड स्पेशल वीकर सेक्शन आता है। ये कुछ सेक्टर मैंने आपको बताया प्रायोरिटी सेक्टर में। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक और खासियत है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है बैंक की तरह सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन करती। मैंने आपको पहले भी बताया, आज मैं फिर बता रहा हूँ। सीआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। देखो, कैश भी यहाँ पर वर्ड आया है, रिजर्व भी आया। तो आरबीआई कुछ लिमिट लगाती है कि वो बैंकों को आरबीआई के पास एज अ कैश की फॉर्म में रखना होता है, तो उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और इस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जब भी कोई चीज़ आएगी तो मैं दोबारा बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखा जाता है और इस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जबकि एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक एक रेशियो डिसाइड कर आरबीआई एक रेशियो डिसाइड कर देती है, और ये बैंक को अपने वॉलेट में, बैंक खुद अपने वॉलेट में इसे एज ए एसएलआर रखती। इसमें देखो, कैश भी रखा जा सकता है और बॉन्ड भी रखा जा सकता है, और कुछ जो होती हैं मेटल भी रखी जा सकती हैं। तो इसे एसएलआर कहते हैं। इस पे जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ बातें जानी, जैसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रेगुलेशन और उसके ऊपर ओवरशैडो जो है आरबीआई का होता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रेगुलेट की जाती है, और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। 75% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है। मैंने बताया 75% पैसा जो प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है। मैंने आपको बताया प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेक्टर को हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल माना जाता है, तो उसमें कुछ सेक्टर जो है उसमें 75 पैसा दिया जाता है, एज ए क्रेडिट दिया जाता है। मतलब मान लो हमारे गाँव में एक एग्रीकल्चर लिस्ट है बहुत सारे। अब यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक है गांव के पास में। अब ये किसान कह रहा है मैं किसानी करूंगा, मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो ऐसे भी कहीं ज़रूर मिलेगा। हमारे पास 75% पैसा जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए हम देंगे, एमएसएमई के लिए हम देंगे। तो इस तरह से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्क करती है। लास्ट पॉइंट जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो लास्ट पॉइंट ये है कि 25% जो ब्रांच होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो अनबैंक्ड एरिया में होना चाहिए। मतलब ऐसा रूरल एरिया होना चाहिए जिसमें कोई बैंक ही नहीं है, तो उस जगह पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये जो डिस्कस की हैं, जो ये सार जो निकाला है, ये यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से निकाला गया है। जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था प्रिंट में आया था, ठीक है, मिंट में, सॉरी प्रिंट में नहीं, मिंट में आया था। तो देखो, एक और लास्ट चीज़ और आप जान लीजिए। देखो, आपको ये तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में लॉन्च की गई, ठीक है। 2016 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखना आप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो है
जो रीस्ट्रक्चर की गई थी योजना, जो 1996 में की गई थी, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1996 में की गई थी, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया और ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी 40% पैसा प्रोवाइड करवाता है स्टेट को, कभी 60 पर करवाता है। मेनली 60/40 का रेशियो रहता है। हिल को 90/10 का रेशियो रहता है। 90/10 का मतलब है 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 10% जो है हिल स्टेट जो है खुद खर्च करते हैं। जबकि यूटीज़ को तो 100% करती ही है, क्योंकि मैक्सिमम यूटीज़ जो है दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो इंदिरा आवास योजना, इसमें ये जो आर्टिकल है मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि इंदिरा आवास योजना जो 1996 में लॉन्च की गई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएगी। बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, 100% श्योर है। अलॉन्ग विद फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट तो दी जाती है आवास योजना के, मगर इसमें मनरेगा में एमजी नरेगा में 90 डेज का एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। ये चीज़ आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट द बेनिफिशरीज इज आल्सो ऑफर्ड 90 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिंट से निकाले थे, वो आपको मैंने डिस्कस किए। अब देख लेते हैं कुछ आर्टिकल जो हमारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से निकाले हैं। देखो, जैसे जैसे विंटर आती है, विंटर के आते ही क्या होता है, दिल्ली के आसपास, दिल्ली में जो आसपास का एरिया है उसमें एयर क्वालिटी का स्तर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और दिल्ली में खास तौर से। ये इसके दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। पहला मेन रीज़न जो है वो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठंड आने की वजह से हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो वो ट्रैप हो जाता है। तो इसी को ग्रीन चैम्बर कह देते हैं, अक्सर इसी को ग्लास सीलिंग भी कहा जाता है कि चैम्बर बन जाता है एक। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रैप हो जाती हैं हवाएं। और दूसरा रीज़न बताया जाता है पराली, मगर पराली के लिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो एक स्टेचुटरी बॉडी बनाई गई है, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करेगी कि स्टेट्स को गाइडेंस देगी। उस स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, आपका हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया। ये 4 स्टेट को पराली से रिलेटेड गाइडेंस दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गाइडेंस दी जाएगी, और इसका जो डिसीजन है ये फाइनल डिसीजन होगा। इस पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी डिसीजन ओवरशैडो कर सकती है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को। देखो, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सबसे पहले 1994 में बनाए गए। फिर उसके बाद क्या किया गया, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को 1998 में दोबारा से रिवाइज किया गया। अब 2009 में स्ट्रीजिएंट मतलब सख्त लॉ बनाए गए बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, मतलब सेंट्रल CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो एयर क्वालिटी को सर्च करते हैं, कैसे एयर क्वालिटी मैनेज की जाती है। ये स्टैंडर्ड जो है यूनिफॉर्म है। पहले क्या होता था, कुछ स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी से रिलेटेड बनाए जाते थे 90s में, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होते थे, कहीं अलग है कहीं अलग है, क्योंकि उस टाइम एयर क्वालिटी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। मगर लेटर क्या हुआ, इसके बाद एयर क्वालिटी की स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती गई। उसके बाद ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2009 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, अब ये पॉल्यूटेंट कौन कौन से कवर करता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे कवर किए जाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। देखो, पहला क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। एयर क्वालिटी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे वो पॉल्यूटेंट, लेड,
बेंजीन, बेंजोपाइरीन एंड आर्सेनिक निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, मगर आपको ये सब लर्न करना पड़ेंगे कि कैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कौन कौन से पॉल्यूटेंट कवर होते हैं। जो आपने कभी नहीं सुनेंगे वो लेड है, बेंजीन है, बेंजोपाइरीन है, आर्सेनिक है, निकल है। ठीक है, तो अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 2014 में लॉन्च की गई थी अंडर स्वच्छ भारत कैंपेन। ये देखो, हर मतलब एक स्टैंडर्ड भी लॉन्च किए गए, उसके बाद एक इंडेक्स भी लॉन्च की गई। जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी वो स्टैंडर्ड हैं कि क्या क्या, कौन सी चीज़ कितनी कितनी होना चाहिए और इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट इंक्लूड है। मगर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वो बताती है किस शहरों में कितना पॉल्यूशन है। देखो, इसमें 6 पार्ट में से तब्दील किया गया है, 6 कलर में। देखो, गुड जो है वो 0 से 50 तक है। अगर आपके शहर की, आपके गांव की 0 से 50 तक एयर क्वालिटी है तो आपको बहुत अच्छी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 50 से 51 मॉडरेट है, 100 से मतलब 101 से 150 जो है अनहेल्दी है, और 150 से 200 तक बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, 200 से 300 तक वेरी अनहेल्दी है, और 300 से 500 तक हज़ार्डस है। और ये हज़ार्डस पोजीशन हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे दिल्ली की आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बताइए, तो आप अभी देख सकते हैं दिवाली से पहले ही आपको फील हो जाएगा किस तरह से वहाँ पॉल्यूशन का एक चैम्बर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस की हमने। मीनिंग क्या है, मीनिंग वही है, एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड बताना है आपको। बताना है कि अगर जितना ज़्यादा हाइयर एयर क्वालिटी होगी इंडेक्स, उतना ज़्यादा वॉर्स होगी मतलब उस सिटी की सिचुएशन। इसमें पॉल्यूटेंट देखो, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन, ये सब कवर होते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है ये इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया है। देखो, हमास और इसराइल के बीच वॉर तो चली रही है, और गाज़ा स्ट्रिप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हो रहा है, जिसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा जा रहा है। इसमें एक साउथर्न टाउन है सेदरौत, ये आप लिख लेना, सेदेरौत। ये क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडीज़ बहुत ज़्यादा लोगों की मिली हैं। तो यूपीएससी पूछ सकता है, सेदेरौत बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वो कहाँ से रिलेटेड है और कहाँ पर स्थित है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, अगला आर्टिकल गगनयान के बारे में। देखो, गगनयान मिशन जो है वो 3 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। इसे 2021 में लॉन्च करना था, मगर कोविड-19 की और लॉकडाउन की वजह से इसे 2021 में लॉन्च नहीं किया गया। ठीक है, इसमें की पॉइंट क्या है, ये इसरो के द्वारा मिशन तैयार किया गया है। 3 फ्लाइट होंगी, 3 फ्लाइट में से 2 फ्लाइट जो होंगी वो अनमैन्ड होंगी, और 1 जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। देखो, अभी हमने पढ़ा नहीं था कि अभी जो वायोमित्रा का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। वायोमित्रा मैंने बताया था आपको। वायोमित्रा क्या है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की फॉर्म में। वायोमित्रा जो है एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है या फिर एक कोई जानवर है, तो इसका आंसर है ह्यूमैनॉइड रोबोट। ये ह्यूमन की तरह एक रोबोट बनाया गया है, ह्यूमैनॉइड रोबोट नाम दिया गया है इसे। ठीक है, ये स्पेस में जाएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट से संपर्क करेगा, देखेगा कि ह्यूमन के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है। उसके बाद 3rd जो फ्लाइट है वो ह्यूमन की भेजी जाएगी। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे, आप ये चीज़ नोट कर लेना, इसमें एक वीमेन भी होगी। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट मैंने बताया था आपको 300 से 400 किलोमीटर तक ये जाएगा, और 5 डे के लिए वहाँ पर स्टे करेगा। देखो, ये चीज़ आप यहाँ फोटो में देख लो, क्या होगा। GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 क्या होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3 जो है एक हमारा रॉकेट है, जिसके थ्रू हम क्रू को ऊपर भेजते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये भेजा जाएगा। ये मॉड्यूल है, ऑर्बिटल मॉड्यूल। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, एक क्रू मॉड्यूल है, एक सिस्टम मॉड्यूल है। इस सिस्टम मॉड्यूल में सर्विस मॉड्यूल, ये सर्विस मॉड्यूल में बहुत सारी सर्विसेज पार्ट है, कम्युनिकेशन है, फ्यूल है। तो ये ऊपर जाता है, 5 से 6 डे तक ये लोग रुकते हैं, फिर डी बूस्ट किया जाता है सर्विस मॉड्यूल को। क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो जाता है सर्विस मॉड्यूल से, और क्रू मॉड्यूल को एयरो ब्रेकिंग के थ्रू हम अरेबियन सी में उतार देंगे, गुजरात में। कॉस्ट इसमें लगभग 10,000 करोड़ की आ रही है। लॉन्च 2022 में किया जाएगा। इंडिया 4th नेशन हो जाएगा जो मैंड मिशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, US, रसिया और चाइना के बाद। ये इंपॉर्टेंट डिटेल।
ये इंपॉर्टेंट डिटेल है कि यूएस, रसिया और चाइना के बाद इंडिया 4th नेशन हो जाएगा जो अनमैन्ड फ्लाइट को, स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करेगा। इसके द्वारा लॉन्च व्हीकल मैंने आपको बताया कि MK3 लॉन्च व्हीकल है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है। देखो 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेज इसमें जो होती है सॉलिड स्टेज होती है। देखो कोई भी स्पेस क्राफ्ट है या फिर लॉन्च व्हीकल है तो उसमें हमेशा याद रखना आप फर्स्ट स्टेज सॉलिड ही होगी। फर्स्ट स्टेज लिक्विड नहीं होती है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज को बूस्ट नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज होगी और सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो होगी इसमें लिक्विड स्टेज होगी। ये UPSC के द्वारा पूछता है, आप इसे हल्के में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी कोने में नोट कर लेना। लॉन्च व्हीकल जो GSLV मार्क 3 है उसकी फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज है और दूसरी तीसरी लिक्विड स्टेज है। 36th ओलंपिक गेम्स की बात हो रही, 37। देखो अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 37th नेशनल गेम होंगे, वो गोवा में होंगे। तो इसे गोवा की लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट में इनॉग्रेट किया गया है। ये अक्टूबर 26 से लेकर नवंबर 9 तक चलेंगे। देखो नेशनल गेम क्या होता है, आज़ादी से पहले इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम कहा जाता है। इंडियन ओलंपिक क्यों गेम कहा जाता है? क्योंकि इनका गोल होता है कि हम ओलंपिक में अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करेंगे। फर्स्ट टाइम इंडियन ओलंपिक गेम, जिन्हें नेशनल गेम्स अब इंडिया में कहा जाता है 1940 के बाद, ये फर्स्ट टाइम 1924 में लाहौर में ऑर्गेनाइज हुए थे और 1940 में इसका इंडियन ओलंपिक गेम्स का नाम बदलकर नेशनल गेम्स रख दिया गया था। 36th नेशनल गेम जो है गुजरात में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जबकि 37th नेशनल गेम जो है गोवा में हो रहा है। देखो नेशनल गेम, अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेशनल गेम बीइंग हेल्ड आफ्टर 7 ईयर, मतलब क्या ये बताना चाह रहे हैं कि 7 साल के बाद क्या हुआ, गुजरात में गोल ऑर्गेनाइज हुए 36th नेशनल गेम। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एक तो कोविड तो रीज़न था ही था, दूसरा रीज़न था स्टेट्स जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो इसीलिए ये 7 साल तक डिले रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब नेशनल गेम्स डिले होते हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी UPSC के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 36th नेशनल गेम्स का जो मस्कट था वो सावेज था। सावेज क्या है? एक एशियन लायन है जो सेवियर है और जो केवल अब वाइल्ड में इंडिया में पाया जाता है, गुजरात के गिर रेंज में। एक क्वेश्चन देख लो, 32nd समर ओलंपिक गेम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन इन्होंने UPSC के द्वारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी है, 32nd समर ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है, ये न्यू वर्ल्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे और बास्केटबॉल इंक्लूडेड इन दिस गेम। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। देखो पहला गलत है, इसकी ओलंपिक का मोटो ये नहीं था। आप यहाँ देख लो, ओलंपिक का मोटो जो था यूनाइटेड बाई इमोशंस है, ठीक है, 2020 के ओलंपिक्स का, ठीक है। अब बेसिक डिटेल देख लो, जो ओलंपिक गेम्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1948 में, और ये हर 4 साल में एक बार होते हैं। 2020 के ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए थे और 46th ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं इसमें, जिसमें से रग्बी, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, स्केटबोर्डिंग, हैंडबॉल, सर्फिंग, कराटे, बास्केटबॉल अमंग अदर, ये सब इंक्लूडेड। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको किसी भी तरह की परेशानी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को नाम से टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए। आपको जो चैनल नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, वो नाम सर्च करना मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।